घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जुबानी हमले की। वो भी ठीक है, लेकिन जब जुबान फिसल जाए तो उसका क्या। और अक्सर होता है उसके बाद में यू टर्न भी किया जाता है, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कर्नाटक चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव परवान पे है। 10 तारीख को मतदान होना है, 13 को काउंटिंग, यानी कि 10 मई को मतदान, 13 मई को काउंटिंग होगी। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं मध्य भारत से कोसों दूर कर्नाटक, लेकिन आईटी का जमाना है, हर चीज आपके पास में पलक झपकते ही पहुंचती है। अब ताजा मामला है कलबुर्गी कर्नाटक, जहां पे खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए कहा कि जहरीले सांप, हालांकि उन्होंने कहा कि जहरीले सांप को चाटने की मैंने बात की थी उनके आइडियोलॉजी से, और वहीं तक समझा जाना चाहिए। बीजेपी हमलावर हुई और मौत के सौदागर से लेकर के अब तक के जितने भी बयान थे सब खोद डाले गए। खैर चलिए, कोई भी नेता हो, बयानबाजी पे थोड़ा संयम बरतना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी एक बयान को लेकर के कांग्रेस काफी आक्रामक है, लेकिन विकास का एजेंडा होता है, विकास की बातें होती हैं, अपनी बात रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन लगता यह है कि कहां चोट करनी चाहिए, बेनिफिट किससे होगा, नेता उसी पे चोट करते हैं। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अनिल सेन हैं, कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं, भाजपा से आशीष चतुर्वेदी जी हैं। सभी का स्वागत है। अनिल, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, यूं तो अगर हम कहें कि जुबानी जंग, जुबानी हमले, व्यंग तंज बयान, परिपक्व और ओछे बयान भारत की राजनीति में नई बात नहीं है। हम पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले से भी लोगों की बात सुनते हैं कि इस तरह के दृश्य होते थे पहले। लेकिन एक बात होती थी कि आपका आईटी का जमाना नहीं था, लोगों में शायद हो सकता था कि सहनशीलता भी थी, और वो एक लिमिट होती थी उसकी, उसको क्रॉस भी नहीं करते थे। लेकिन आज सहन शक्ति खत्म हो रही है। मैं जो कह दूं वो सही है, सामने वाला ने कह दिया तो कैसे कह दिया, मेरी शान में गुस्ताखी की है, एक दौर बन पड़ा है। तो क्या है, तो राजनीतिक दलों को खुद को समझना चाहिए कि वास्तव में हमें अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसका कितना दोहन करना है। बिल्कुल। और राजनीति ये जो बदल रही है, इसमें लगता है कहीं ना कहीं कड़वाहट ज्यादा आ गई है। बयान आते हैं, बयान पहले भी आते थे, लेकिन बयानों में इतना निजी व्यक्तिगत तौर पर हमलावर हो या फिर स्तर जो बयान का है उसका अगर गिरने की बात हो, वो नहीं होता था। आज अगर राजनीति में देखा जाए, और खासतौर से जब चुनावी माहौल हो, किसी स्टेट का चुनाव है या फिर लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसे में जब जनसभाएं संबोधित का कार्यक्रम होता है या फिर नेताओं को मौका मिलता है, तो एक दूसरे पर हमलावर जिस तरह से होते हैं, उनके बयान तल्ख हो पड़ते हैं। कर्नाटक का यह बयान भी अपने आप में बताता है कि आखिरकार किस तरह की राजनीति चल रही है। ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, तो ऐसे में समझा जाना चाहिए कि पार्टी का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह का बयान दे रहा है, हालांकि सफाई जरूर उसके बाद में दी गई है और कहा गया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक बात जो है उसका वहां पर जिक्र किया था, उन्होंने मोदी पर सीधा हमला नहीं बोला। लेकिन फिर भी जहां तक बयान आया, क्योंकि बयान सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, तमाम जगह पहुंच भी गया, जनता के बीच में भी वो मैसेज कहीं ना कहीं देगा, बीजेपी ने भी पलटवार किया है, और अब तक जो बयान थे जो कि हमलावर में कहीं ना कहीं कहे गए थे, उन बयानों को भी खंगाला गया, जनता के सामने रखा गया है। तो ऐसे में चुनावी माहौल, जो चुनाव कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में विकास के मुद्दों पर होने चाहिए, वहां की जनता डिमांड क्या है, उन मुद्दों पर अगर होना चाहिए, तो जनता हित के लिए कहीं ना कहीं हो सकता था कि वो चुनाव होते। लेकिन अब शायद इस बयान के बाद में कुछ डायवर्जन वहां पर आएगा, अब बयानों में तल्खी भी आएगी। और ये जो बयान है, ये शुरुआती बयान कहे जा सकते हैं, लेकिन आने वाले 4 से 5 दिन में हम देखेंगे कि और भी शायद तल्ख बयान इस चुनावी मुहिम में देखे जा सकते हैं। जी प्रतीक सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। खड़गे साहब का ये बयान, लेकिन उसके बाद में उनका यू टर्न, उन्होंने कहा कि मेरा मतलब ये नहीं था। अक्सर ये सुनते भी है, केवल बात खड़गे जी की या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नहीं है, किसी भी पार्टी का नेता हो यू टर्न जरूर लेते हैं। तो ऐसी आवश्यकता क्या पड़ती है कि ऐसे बयान दिए जाए? नहीं, पहली चीज तो अब ये यू टर्न नहीं है, उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान को मिस इंटरप्रेट किया गया, तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि मेरा जो कहने का मतलब था वो विचारों, वो जो भाजपा की विचारधारा है उससे था। एक आपने बयान पिछले दिनों सुना था कि नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे बेटी बचाओ और बेटी पटाओ,
तो इसका मतलब उनका मतलब ये तो नहीं था। मुझे लग रहा है कि वो कुछ और बोलना चाह रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि जो वो बोलना चाह रहे थे खड़गे जी, वही उसको लेना चाहिए, उसमें अदरवाइज लेने की बात ही नहीं है। आप बयानों की बातों में जाएंगे। प्रतीक सिंह जी, आप कहना ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो बड़प्पन दिखाती है बीजेपी के नेताओं के बॉल पर, इनको भी बड़प्पन दिखाना चाहिए? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि पहले तो मिस इंटरप्रिटेशन किया। जब आपने लिया मिस इंटरप्रिटेशन में, हमें लगा कि हमने हमारी उसको क्लैरिफाई किया। वो जो मैंने अभी बताया, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, चाहे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, चाहे जर्सी गाय, चाहे हाइब्रिड बछड़ा, उस पर कोई क्लैरिफिकेशन तो दिया ही नहीं गया। तो आप बताइए ना कि शुरुआत कहां से हुई है? अगर अगर कोई बोल देते हैं और आप अगर गलत उसको लेते हैं, हमारे बोलने का मतलब वो था ही नहीं, अगर गलत लेते हैं तब भी हम उसको क्लैरिफाई कर देते हैं कि कहने का मतलब उनकी विचारधारा से, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। ये जो नफरत फैलाई जा रही है समाज के अंदर, समाज को बांटने की बात हो रही है, लोकतंत्र को। और आप देखिए वहां पे तो 40% की सरकार चल रही है, और वहां अभी जब 10 मई को चुनाव होगा, 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो पता लग जाएगा 40 के अंदर सीटें सिमट जाएंगी, क्योंकि 40% की सरकार है। चलिए, ये एक बड़ा वहां पे स्लोगन चल रहा है आशीष जी की 40% हर कांग्रेस का नेता ये बात बोलता है। खैर, लेकिन मैं अभी मूल मुद्दे पे लौटना चाहूंगा। अभी आपने सुना कि गूगल बयानबाजी जो है वो कही, लेकिन उसको गलत तरीके से घुमाया जा रहा है। उसको उनका साफ जो एजेंडा था कि मैं क्यों बोल रहा हूं ये, उसको लेकर के खड़गे जी ने खुद ने अपने हिसाब से उसको बता भी दिया। दूसरी बात, बयानबाजी कहां से शुरू हुई, ये कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी की ओर से इस सिलसिला शुरू हुआ, जो अब उन्हें बुरा लगता है। योगेंद्र जी, मैं बताता हूँ आपको सिलसिला कब चालू हुआ। और कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणियां की गई हो। हमें यह समझना पड़ेगा कि पिछले 9 साल से वो देश के प्रधान सेवक के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं, और उनकी लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके कारण कांग्रेस के तमाम नेताओं में जो बौखलाहट है वो उनके बयानों के जरिए निकलती रहती है। आप देखिए, 2007 का चुनाव भी याद होगा गुजरात का आपको, जब सोनिया गांधी जी ने उनको मौत का सौदागर कहा था, और जनता ने जिस तरह से उसका प्रतिकार किया, जिस तरह से जवाब दिया, वो देखा है, पूरे देश की जनता ने देखा है। आप देखिए 2014 के जब आम चुनाव आ रहे थे, तब मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था कि चाय बेचने वाला एक आदमी देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, और मोदी जी के लिए नीच शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। देश की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। 2019 के चुनाव की बात करें योगेंद्र जी, तो राहुल गांधी जी एक नारा लेकर के आए कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। जनता ने बता दिया कौन चोर है और कौन देश की संपदा को लूट करके ले गया है। और दोबारा जो है आप देखिए कि उससे भी 2014 में जितनी सीट आई, उससे ज्यादा सीटों से 2019 की में जनता ने दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के चुना। तो अभी आप देखिए एयरपोर्ट पर जब पवन खेड़ा जी वाला मैटर चल रहा था, तब इन्होंने नारे लगाए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये नारे कांग्रेस के नेताओं ने लगाए हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, जितने भी परिवारवादी लोग हैं, उनको मोदी जी के जो कार्य कर रहे हैं उनसे बड़ी असुरक्षा हो रही है। तो उनका वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी मर जा, लेकिन जो भारत की जनता है, जिसके जीवन स्तर में मोदी जी ने बहुत जबरदस्त सुधार किया है, जिनको लगता है कि देश में दिनों दिन वृद्धि हो रही है, देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, वो मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि मोदी जी मत जा। तो ये लड़ाई जो है ना, कोई नई लड़ाई नहीं है योगेंद्र जी, ये बहुत लंबे समय से चल रही है और मुझे लगता है ये आगे भी चलती रहेगी। जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे, आपने एक बात कही मौत के सौदागर का जो जिक्र कर रहे हैं आप, कि गुजरात के बयान सोनिया गांधी का आप जिक्र कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने उस वक्त, ये पब्लिक डोमेन में है, कई बार इस बात को लेकर चर्चा हो चुकी है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि खेद जताया सोनिया गांधी ने। बयान वीर आपकी ओर से भी कम नहीं है, लेकिन कभी को जिक्र करता है कि हाँ इसका अर्थ ये था या मैंने गलत कहा। आप पब्लिक स्पीच में, बड़े जनसभा में किसी को मौत का सौदागर दे रहे हैं, बाद में आप खेद जता रहे हैं, उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। आप देखिए शब्द मतलब वापिस, आपको पता है कि तीर निकला हुआ, तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द वापिस तो आता मेरा नहीं कहने है। का मतलब वही है कि जैसा भी प्रतीक सिंह जी कह रहे थे, ये आरोप कांग्रेस का सवाल था ये भी आपसे, कि इनके तो बयानी वीर जो हैं वो कितनी बातें कहते हैं, लेकिन उस पर कभी कोई जिक्र नहीं करता। और अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप लोगों का थैंक्स है कि एटलीस्ट हम लोगों को आप अभी नहीं टारगेट कर रहे हैं। अदरवाइज तो मीडिया भी टारगेट होता है कि मीडिया इस बात को दबा देता है, मीडिया उनकी गोद में बैठा हुआ है, ये बात भी सामने आती है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, जैसा आप बता रहे थे भी अपनी ओपनिंग रिमार्क में, कि बातें बहुत त्वरित गति से फैलती है, तो कोई किसी को दबा नहीं पाता है। आप देखिए, मतलब अगर आप मेन स्ट्रीम में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे चल जाएगा, ट्विटर पे चल जाएगा, तो चीजें चलती रहती है। जनता बहुत समझदार है, जनता सब समझती है किस भावना से क्या चीज कही गई है।
जी प्रतीक Slip of जी, tongue गलत देखिए, होता है। जी, एक बार आप आज कुछ कह रहे हैं अभी आप। सोशल मीडिया पे चलने की बात से मुझे याद आ गया कि एक वीडियो आज चल रहा है जो कल वो एक सभा के अंदर कोई एक लड़की ने सुसाइड कर ली और किस तरीके से उस पर तंज करके मजाक कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। तो ये तो उनका बौद्धिक और दिमागी स्तर है। दूसरी बात, आज तक कभी आपने सुना कि जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोली थी तो उसके ऊपर उन्होंने खेद जताया हो? कभी आया ही नहीं। और परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्योंकि बात ये कर्नाटक के कंटेक्स्ट में हो रही है। तो बसवराज बोम्मई तो परिवारवाद से आए और अमित शाह खुद बगल में बैठ करके येदुरप्पा जी के बोल रहे थे कि येदुरप्पा जी से भ्रष्ट सरकार नहीं है, येदुरप्पा जी के लिए पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तो आप बताइए, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात करते हैं और भ्रष्टाचार की जो 40% की जो प्रतिशत की सरकार है, ये हमने नहीं बोला, ये वहीं के लोगों ने, जो ठेकेदार यूनियन है, उन्होंने लेटर लिख करके बोला कि 40% कमीशन देना पड़ता है। और बसवराज आशीष जी को पता नहीं है तो बसवराज बोम्मई जी के पिताजी क्या थे ये आप देख लीजिएगा, वो भी एक्स चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं। और तो आप परिवारवाद की और भ्रष्टाचार की क्या बातें कर रहे हैं? जो बात है भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है वहां पे व्याप्त है, 40% की सरकार है, वो जाएगी और 40 सीटों के नीचे अब की बार भाजपा वहां आएगी। चलिए बिल्कुल इस मुद्दे पे मैं कभी वक्त आएगा जब चर्चा करूंगा कि कर्नाटक की क्या स्थिति है, क्योंकि अभी हम कोसों दूर बैठे हैं वहां पे, वहां की अलग के पृष्ठभूमि है, वहां के लोग क्या सोचते हैं, कमीशनबाजी को लेकर के क्या आरोप लग रहे हैं, क्या मुद्दे हैं। लेकिन फिलहाल हम एक बयानबाजी जो है उस पर फोकस करना चाहेंगे। मैं ये अभी फिर एक बार सवाल उठा है आशीष जी आपसे कि केवल हमें कटघरे में क्यों खड़ा किया जाता है? कोई किसी को, देखिए सबको फ्रीडम है, कांग्रेस भी चाहे तो हमको कटघरे में खड़ा कर सकती है। और देखिए तो जनता डिसाइड कर रही है ना कि नेता क्या बोल रहा है और आपको किस कॉन्टेक्स्ट में रहना है। देखिए स्लिप ऑफ टंग होता है वो एक डिफरेंट होता है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो, गलत शब्द निकल गया, और वो अमूमन देश के सभी नेताओं से हुआ है, ऐसा नहीं है। पत्रकारिता में आम लोगों से होता है, हम सभी जब हम टीवी डिबेट में बैठते हैं तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, दैट इज ए डिफरेंट इशू। लेकिन जो आपने जिस भावना से बोला, जिस तरह से आपने मोदी जी को जहरीला साम बोला, आपका तात्पर्य वही था, वो आप दाएं बाएं करके वापस जो है आपको पता है कि जनता में इसका रिएक्शन आएगा तो आप जो है किसी की पत्नी को अगर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तो अभद्र टिप्पणी हो ही नहीं सकती है। ये इससे ज्यादा अभद्र टिप्पणी हो सकती है? किसी की पत्नी को अगर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जा रहा है और उसमें भी आप सफाई देने बैठ रहे हैं तो आप तो पूरी जो आधी आबादी है उसका अपमान कर रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं इस बयान को भी कि हाँ मोदी जी ने जो बोला था वो ठीक, उन्होंने माफी नहीं मांगी, कम से कम आप माफी मांगी उसके लिए कि जो बोला था वो गलत बोला था। स्लिप ऑफ टंग है आशीष जी ये जो आरोप लगा रहे हैं अभी? नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। देखिए हाँ। मुझे लगता है ना तो कांग्रेस किसी बड़े नेता का ऐसा कोई रिएक्शन आया, शशि थरूर जो खुद ही स्वागत कर रहे हैं मोदी जी का, कि ये तो बोल स्वागत दिए कर रहे उसपे? हैं, खुद नहीं स्वागत कर रहे हैं वो तो खुद ही मोदी जी का। आप देखिए, और चलिए कांग्रेस को थोड़ा संभाल के रखना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो भी कांग्रेस का पाला चेंज कर लें थोड़े दिन में, क्या फिर इनके पास कहने के लिए खैर कुछ रहेगा नहीं। ना, अमित शाह जी पिछले दिनों ये कह रहे थे कि इनके पास कोई नेता नहीं है और ले करके कर्नाटक में जा रहे हैं कांग्रेस वाले। तो आप देखिए कि आधे से ज्यादा सांसद तो कांग्रेस से आए, कांग्रेस मुक्त भारत करने वाले, कांग्रेस में बीजेपी हो गई है। और आप चिंता मत करिए, शशि थरूर जी आपके लिए बिल्कुल तैयार है, आपका बिल्कुल डट के सामना करेंगे। और वो जब भी मिलते हैं, जब भी संसद में बोलते हैं तो मोदी जी को आईना दिखाने का काम करते हैं। चलिए अनिल आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए ये सिलसिला चलता रहेगा और एक बात जरूर अच्छी कही अभी आशीष जी ने कि मैं ये दावा नहीं कर सकता कि किसी पार्टी का कोई नेता बोल नहीं सकता, एक बड़ी बात है। खैर लेकिन मैंने कहा ना कि पहले एक वक्त था, बहुत सारी चीजें बोली जाती थी, नारेबाजी भी ऐसे होती थी, लेकिन लोग उस नारेबाजी को लोकतंत्र के उत्सव की तरह एंजॉय करते थे कि अच्छा इस पार्टी के नेता के नारे चल रहे हैं। बच्चों को मालूम नहीं होता था, जो गाड़ी निकली उसी के साथ में वो भी नारेबाजी शुरू कर देते थे। और नारेबाजी कुछ भी, मतलब अभी मैं यहाँ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हम सब लोगों ने सुनी भी है, लेकिन उससे कोई नाराज नहीं होता था। बड़े कह भी उनके जो नेता बैठा उसके मुंह पे वो नारे लगाते थे और मुस्कुरा करके और बच्चों से बात करके निकल जाते थे। लेकिन अब क्या लगता है कि ये जो दौर है, एक तो सोशल मीडिया ने, मुझे लगता है कि मैं आए दिन आर्टिकल पढ़ता हूं कि लोगों में चिड़चिड़ापन और एक सोचने की क्षमता, सहन शक्ति वो खत्म होती जा रही। क्या वास्तव में ये फैक्ट ऐसा तो नहीं, बच्चों की हम चर्चा कर रहे हैं, बड़ों पे भी पड़ रहा हो? देखिए बदलती दौर की राजनीति में तो शायद कुछ ऐसा ही लगता है, राजनीति करवट ले रही है और उसके साथ साथ सभी फीचर्स भी बदल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रचार हाईटेक हो गए हैं, चुनावी सभाएं हाईटेक हो गई हैं। आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से सभाओं में बेशक 2 से 4 लाख लोगों को टारगेट करके संबोधित किया जाता हो, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से 1 मिनट के अंदर लाखों लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाया जा रहा है। उस दौर की राजनीति यहाँ पर शुरू हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से मैंने कहा भी था कि कड़वाहट जरूर बढ़ी है,
पिछले दिनों से अगर लगातार देखा जाए राजनीति के अंदर, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर भी जिस तरह की टिप्पणियां की गई थी, वो भी सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार प्रधानमंत्री रह चुके हैं देश के, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी होनी चाहिए, क्या उनको उस तरह से टारगेट किया जाना चाहिए। और हाल फिलहाल क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, निजी और व्यक्तिगत अगर उन पर हमला होता है तो ये कहा जा सकता है कि सवाल जरूर खड़े होंगे, इससे बचना चाहिए। हाँ, पार्टी की विचारधारा को सवाल खड़े किए जा सकते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं सवाल भी उठते हैं और उस पर हमलावर भी रुख भी अपनाया जा सकता है। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, ऐसा नहीं है बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो, राजनीति में किसी भी पार्टी के नेता को देख लिया जाए, अक्सर बयानवीर जो नेता हैं वो इस समय अपने आप से अलग ही निकलते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, और जब चुनाव सामने है निश्चित रूप से मालूम है कि कोई पार्टी इसे टूल बना सकती है, तो उसमें बचने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि एजेंडे बहुत सारे होते हैं। आप जिस पे बात करना चाहें वो बात की जा सकती है। अभी मैं वापस खड़गे जी का जो बयान और कांग्रेस का जो ट्वीट देखा, उसमें साफ उनका ये कहना था कि बयान का आशय गलत तरीके से निकाला गया है। उनका कहना था कि आइडियोलॉजिकली, तो क्या लगता है आपको एक समझाने का जो तरीका होता है वो उस वक्त, क्योंकि पहले से मुझे एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी नेता जब सभा संबोधित करने जाता है ना, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो वहां की पब्लिक के बारे में, वहां के स्थान के बारे में कुछ नोट करके लेके जाते हैं। मैं अक्सर देखता हूं पॉलिटिशियंस को, लेकिन वो तैयारी नहीं होती है कि सभा में जाके क्या निकलेगा और क्या मुझे बोलना है। कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि पब्लिक सोच के कुछ और चलती है, बोल के कुछ और चले जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एजेंडा आपके पास में हो सकता है कि आज विकास के नाम पे चुनाव लड़ सकते हैं। पहले पब्लिक ऐसे व्यंग और तंज, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख लीजिए, वो तमाम एजेंडों को छूते हुए व्यंग और तंज उनके स्पीच में जरूर होते हैं। आज भी पब्लिक डोमेन में पड़े हैं, निकाल करके देख लीजिए। लोग उन्हें लाइक करते थे, एप्रिशिएट करते थे, क्योंकि चुनावी सभा जिस जगह होती थी उसके आसपास अगर कोई चाय की तड़ी या पान की थड़ी होती थी, लोग दूसरी विचारधारा के भी सिर्फ उनको सुनने जाते थे। और तब पार्लियामेंट में कहा था उन्होंने कि एक अच्छा स्पोक्स पर्सन बनने के लिए एक अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी है। अगर आप सुनेंगे नहीं और तो आप एक अच्छे स्पोक्स पर्सन नहीं बन सकते। जब उनसे पूछा गया कि आप के बोलने के तो सानी दूसरी पार्टियों के लोग भी हैं कि बिल्कुल वो भी मुरीद रहते हैं कि हाँ यार अटल जी का स्पीच सुनना है, ऐसा क्या जादू आपके उसमें। तब उन्होंने कहा था कि मैंने पार्लियामेंट में पीछे बैठ करके बहुत वक्ताओं को सुना है, और उसी के बाद मैं जब लिसनर से एक स्पोक्स पर्सन बन पाया। तो यहां कुछ कोशिश की जानी चाहिए कि हाँ वास्तव में उसका अर्थ अगर ये निकल रहा है तो उसको थोड़ा सा हम सहन करें कि उसका रास्ता क्या निकाला जा सकता है। लेकिन हमलावर जिस तरह से फिर कोई भी पार्टी होती है, तीर कमान से निकल गया जिस तरह से होता है और बयान अगर निकल जाता है, उसके बाद में आज के दौर में अगर देखा जाए तो उस बयान के ऊपर बयान के ऊपर बयान होता है। हालांकि जहां तक तंज और व्यंग की बात है, ये एक बड़ी खूबी पहले राजनीति की रही है। कई बार अगर इस चीज को मैं कवि सम्मेलनों के माध्यम से बताऊं तो नेता सामने होता है, कवि उसके सामने बोलता होता है और उसी नेता के ऊपर व्यंग होता है, लेकिन वो नेता जो है हंसता भी है, ताली भी बजाता है, मजा भी कहीं ना कहीं वहां पर लेता है, तो वहां पर कड़वाहट नहीं होती है। लेकिन ये ही बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि तंज जो होते थे वो नहीं है, व्यंग उतने नहीं है, और उसकी जगह सीधा हमलावर रुख अपनाया जाता है और कड़वे बोल भी हैं। और यही वजह है कि कड़वाहट भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। राजनीति बदल गई, उसके बयान बदल गए, और बयान बदलने के बाद में जिस तरह से बयानवीर यहाँ पर आए, ये पूरा सिलसिला कहीं ना कहीं बदलता हुआ देखा जा सकता है। हालांकि भावार्थ हो सकता है, जनसभा को संबोधित किया है, उस दौरान टारगेट नहीं होगा, कुछ बोलना चाहते थे, संभव है कि नाम लेके जो जिक्र किया गया वहां पर ऐसा भावार्थ नहीं था, हो सकता है कि कुछ और बोलना चाहते हैं वहां पर बोल दिया कि उसके बाद में सफाई भी वहां पर दी गई और बताया गया कि उन्होंने पार्टी की विचारधारा से लिया है। लेकिन फिर भी दूसरी जो अपोजिशन पार्टी है, टारगेट वहां पर किया जा रहा है और सीधे तौर पर आमने सामने की स्थितियां यहां पर हो गई हैं। तो दोनों पार्टियों को और दोनों पार्टियों के साथ साथ तमाम नेताओं को, राजनीतिक दलों को समझना होगा, एक तो कुछ हद तक बचा जाए, क्यों ना इस तरह के बयानों को साइडलाइन किया जाए, सीधा टारगेट करने की बजाय जो चीजें राजनीति के अंदर सहनशीलता के साथ हो सकती हैं उन चीजों को आगे परोसा जाए और संभव हो, क्योंकि विकास की राजनीति शायद गौण सी हो गई है। अगर उस पर चुनाव होते हैं, जनता का भी मैंडेट अच्छा होगा, सरकारों को भी पता लगेगा उन्होंने कितना काम किया है, अच्छा काम किया तो सरकार चुनकर आएगी। और अगर इसी तरह से बयानों पर सरकार चुनती आएंगी तो शायद विकास का मुद्दा भी गौण हो जाएगा। जनता के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो सरकार आएगी, बनेगी, वो भी नहीं कर पाएगी। पिछली सरकार नहीं कर पाई है तो उसको भी शायद मलाल नहीं होगा कि उसने कुछ किया नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है कि नजरअंदाज हम कैसे कर सकते, लेकिन किया नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सोचने की और एक जिस तरह से चीजों का ऑपरेशन करने का एक तरीका बदल गया है।
पहले की राजनीति अलग थी, आज नहीं है वो सब, जब है नहीं और इस तरह की स्थितियां बन गई हैं कि, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि लीडरशिप में भी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने टोंट किया हो या आपने टारगेट किया, वो किस स्तर के नेता को किया, उतना ही बड़ा आपका विरोध होगा। अगर यही बात वहां के प्रदेश अध्यक्ष के लिए की जाती है, मुख्यमंत्री के लिए की जाती, तो आपको लगता है बीजेपी इतनी हमलावर होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि प्रधान सेवक के लिए इस बात की बात कही गई है। बीजेपी देश के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और शायद सहन नहीं कर पाएगी इस तरह के बयान को, और ये वजह है कि हमलावर भी है, पलटवार भी कर रही है। और इस बयान का विरोध के साथ साथ पिछले जो तमाम बयान है, क्योंकि राजनीति के अंदर जो जंग होती है वो चुनावी जीत की भूमिका में होती है। हर कोई चाहता है कि शायद ये हथियार मिल गया है, इसको कैसे भुनाया जा सकता है, अगर इससे कोई पार्टी की जीत की पटरी बैठती है तो क्यों ना इस बयान को एक आधार यहाँ पर बनाया जाए। पिछले कई चुनाव हैं जिसको हमने देखा है, राजनीति कुछ अलग चल रही थी, अलग दिशा में चुनाव हो रहे थे, कुछ एक बयान आया और उस बयान के बाद में राजनीति की दिशा बदल गई। तो ये राजनीति में आज के दौर में कहा जा सकता है बयान के बाद में सब कुछ बदल जाता है। यहाँ प्रतीक सिंह जी से एक सवाल होगा मेरा। प्रतीक, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मालूम है कि बीजेपी की सोशल मीडिया टीम हो या बीजेपी के नेता हो, अभी आपने सुना, मैंने सवाल अनिल से भी किया, यही बयान खड़गे साहब की जगह अगर और कोई होता, हाँ ये बात तो है कि शायद मुझे बीजेपी का हमला इतना कमजोर फिर भी नहीं होता, वही होता, क्योंकि बात प्रधान सेवक की है। और यही अगर आप वहां के मुख्यमंत्री के लिए करते, वहां के प्रदेश अध्यक्ष के लिए करते, तो मुझे लगता है कि बीजेपी इतनी आक्रामक भी नहीं होती और मीडिया की डोमेन में भी ये सब चीजें नहीं आती। लेकिन मोदी साहब का मामला है, तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी जो कांग्रेस जिसके लिए कहा करती है कि राई का पहाड़ बना देती है, तो उस राई को आने से पहले बचा नहीं जाना चाहिए? देखिए, मैंने अभी बताया कि जो खड़गे साहब ने बोला है उसका अलग कंटेक्स्ट लिया गया, और दूसरी बात यह है कि कर्नाटक का जो चुनाव है उसका एजेंडा सेट हो चुका है पहले ही। अब उसमें मोदी जी किसी भी बयान को लपकें, जो बात बोली नहीं गई तब भी और बोली गई तब भी, अब वो लपकें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहां का एजेंडा सेट हो चुका है। वहां 40% कमीशन की सरकार, भ्रष्ट सरकार चल रही है और उसको गिराने के लिए एक एक व्यक्ति प्रण ले चुका है कर्नाटका का। और जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से वो 30-40 सीटों के अंदर सिमट करके रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो बयानों को आप बड़ा चढ़ा करके, जो आईटी सेल बीजेपी का है या मीडिया, जो कुछ गोदी मीडिया तरीके के जो चैनल हैं, वो इस तरीके से चलाएं, मुझे नहीं लगता कि अब उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। वहां का एजेंडा सेट है। जी सुनासी जी, क्योंकि बयान का ऑपरेशन इसी वजह से किया जाता है कि पब्लिक में मैं सुन रहा था, प्रतीक जी को भी सुन रहा था अभी देखिए, इन्होंने बहुत सारे तमाम प्रश्न खड़े किए हैं और मीडिया पर भी प्रश्न खड़े किए हैं। मुझे लगता है कि ये इस पर भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि हम इस पर डिबेट क्यों कर रहे हैं, मुद्दे क्या होने चाहिए। देखिए, जैसा भी अनिल जी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और कार्यकर्ता, मैं कह रहा हूँ बात नेता और कार्यकर्ताओं की नहीं, जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जनता देख रही है ना कि जनता के हित में कौन कार्य कर रहा है। अभी आप विकास पे बात कीजिए, विकास पर बात नहीं करेंगे। देश में जो मेट्रो का विस्तार हो रहा है, जैसे कर्नाटक में मेट्रो का विस्तार हुआ है, जगह जगह हवाई अड्डे खुल रहे हैं, जगह जगह नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस तरह से आज देश की सीमाएं सुरक्षित है, जिस तरह से देश की आंतरिक सुरक्षा जो है वो सुदृढ़ बनी हुई है। आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, जिस तरह से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। आप कहीं ना कहीं जो कड़वाहट वाली बात है ना, जो अभी कर रहे थे अनिल जी, आप मान के चलिए कि ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि एक व्यक्ति जिसकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी, वो देश में पिछले 9 साल से देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, उसकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। ये बात इनके नेता हजम नहीं कर पाते हैं, आप देखिए, क्योंकि ये परिवार भक्ति जो है ना इतनी ज्यादा है कि ये स्वीकार करने की स्थिति में नहीं कि कोई भी एक व्यक्ति इस परिवार के अलावा देश की गद्दी पर बैठ कैसे सकता है। जी, तो पहले जो बीच में प्रधानमंत्री और ये बने, उन्होंने कांग्रेस ने साइन नहीं किया उनको? नहीं, वो तो उनके आप देखिए डमी प्रधानमंत्री थे ना। अगर मनमोहन सिंह जी की बात करें तो डमी प्रधानमंत्री थे वो। भाई सारा राजकाज तो एक जनपद से चल रहा था, जो सारा राजकाज है, जो सारे फैसले हो रहे थे वहीं से हो रहे थे। ये तो नाम के प्रधानमंत्री थे। चलिए जवाब दे रहे हैं आप। योगेंद्र जी अभी अपनी ही बात को काटते हुए मुझे आशीष जी दिख रहे हैं, क्योंकि आशीष जी ने बोला कि 2014 में ये हुआ, जनता ने वोट दिया, जिता दिया, 2019 में ये हुआ, जनता ने वोट दिया और जिता दिया। तो मुझे लगता है 1952 से लेकर के और लगातार जनता ने ही वोट देकर के कांग्रेस की सरकारों को लेकर के आई है, और लगातार जो प्रधानमंत्री बने, चाहे इंदिरा गांधी जी बने, जवाहरलाल नेहरू बने, शास्त्री जी बने, राजीव जी बने, मनमोहन
सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, वो सारे लोगों को जनता ने वोट दिया है, वो ऑटोनोमस वोट देकर के तोड़िया है। तो आप ये मानिए कि जनता ने हमारे को लगभग 60 वर्षों तक अपनाया है, और उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं, पिछले चुनावों में भी कांग्रेस को 11 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, और आपको भी पूरी आबादी ने नहीं दिया है, आपको भी 37 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। और हम तो 404 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो आपके 2 थे, तो इतराना नहीं चाहिए। और कर्नाटक के चुनावों की बात कर लेंगे तो आ गए, अभी आ जाएंगे रिजल्ट, 13 मई को रिजल्ट आ जाएंगे, सब पता लग जाएगा कि जनता ने किसको नकार दिया और किसको अपना लिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एजेंडा भी यही होना चाहिए, जनता पे छोड़ देना चाहिए, फैसला जनता की अदालत का है। और क्योंकि जनता की अदालत के बीच अपने अपने आर्ग्यूज आप लोग देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी देते हैं, मीडिया अपना काम करता है, लेकिन फैसला जनता करती है। और सारी कवायद, यूं कहूं कि साल भर की आपकी पढ़ाई, जो 2.5 घंटे 3 घंटे की आपकी परीक्षा होती है, उसके लिए की जाती है। और ये दिन कर्नाटक में 5 साल की कवायद हो या फिर अधिसूचना जारी होने के बाद की कवायद हो, वो महज 10 तारीख तक के लिए है। और 10 तारीख को जब आप ईवीएम में अपना बटन दबाएंगे, वो सब कुछ फैसला करेगी। और उसका जब रिजल्ट आएगा वो 13 मई को तो बात करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, जनता पे छोड़ना चाहिए और जनता का फैसला होना चाहिए, उसी का हमें स्वागत करना चाहिए। 2 चीजें होती हैं, एक तो जनता के फैसले को लोग सैल्यूट करते हैं, और दूसरा अदालत के फैसले के लिए कहते हैं कि साहब हम उसका सम्मान करते हैं, बेशक हम फैसले से खुश ना हो, लेकिन फैसले का सम्मान है। ये जनता का फैसला भी उसी तरह का होता है। चले, लेकिन मैं चलते चलते इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जमाना बदल रहा है, जुबानी हमले करने चाहिए, ये जंग है, लेकिन एक संयम और आपको किस तरह का, सबसे बड़े बस एक ही तराजू है कि आपको चीज अच्छी नहीं लगती हो तो दूसरे के लिए भी आप उसका प्रयोग मत करिए। हो सकता है कि वो भी उसको अच्छी नहीं लग रही होगी, तभी एक्शन का रिएक्शन होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।